नमस्कार आप सभी को। आज से हम शुरू कर रहे हैं नॉरसेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एमसीक्यू की सीरीज़। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगी कि आप जुड़े रहिए क्योंकि हम डेली एक वीडियो डालूँगी मैं, जिसमें आप एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है वो एक रिवीजन टाइप में इनको ले सकते हैं, और जो कम समय होने की वजह से थ्योरी नहीं पढ़ पाए वो इनको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं, या फिर एज अ थ्योरी के तौर पे एमसीक्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये जो सारे एमसीक्यूज़ मैं कराऊंगी, ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हैं। बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बस आपको इतना करना है कि आपको रटना नहीं है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ रैशनली भी समझाऊंगी आपको, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सीखना है। और बजाय कि 1000 क्वेश्चन कर लो, उससे आप थोड़े कर लो लेकिन उस क्वालिटी वाले क्वेश्चंस कर लो। हम कोशिश करेंगे कि 1000+ में क्वेश्चंस करा दूंगी, लेकिन क्वालिटी वाइज, ठीक है। तो आप भी उनको उसी क्वालिटी से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज इधर उधर होती है तो आप घबराएं नहीं और आप आंसर देने में सक्षम हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन अपने में लग रहा है और आप वीडियोस ऐसी देखना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। ये है कि मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस स्केल। जीसीएस एक ग्लासगो कोमा स्केल होता है जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, ठीक है, ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स हैं, उनकी असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैक्सिमम स्कोर पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए 15, बी 12, सी 3 एंड डी 10। ग्लासगो कोमा स्केल एक 3 पॉइंट स्केल होता है। उसको याद करने की भी मैं टेक्निक अभी बताती हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हैं। भूल जाते हैं उसके पॉइंट्स, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो मैं बताऊँगी अभी कि कैसे याद कर सकते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल में मैक्सिमम स्कोर होता है ऑप्शन ए 15, ठीक है। सो ऑप्शन ए 15 इज़ द राइट आंसर। और मिनिमम स्कोर इसमें होता है 3। जो मिनिमम अगर स्कोर की बात करूँ तो वो मिनिमम होता है 3 एंड मैक्सिमम इज़ 15। ये देखिए, इसमें 3 तरीके के होते हैं। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग में अपने 4 पार्ट हैं कि आंखें एकदम से खोल ली, ठीक है, तो वो क्या है, 4 नंबर देंगे। अगर बोलने पे आंख खोल रहा है पेशेंट तो हम 3 नंबर देंगे। अगर ऐसे आंख नहीं खोल रहा, चूटी काटते हैं, ठीक है, पेशेंट को पेन से आंख खोल रहा है तो 2 नंबर देंगे, और कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है तो 1 नंबर देंगे। तो यहाँ मैक्सिमम स्कोर आई ओपनिंग में क्या रहेगा, 4 रहता है। देन वर्बल में जो है 5 पॉइंट रहते हैं। ओरिएंटेड है टाइम प्लेस पर्सन से। अगर पेशेंट से पूछते हैं आप कहाँ हैं और वो बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो वो ओरिएंटेड है, ठीक है। ओरिएंटेड है तो उसको 5 स्कोर करते हैं। कंफ्यूज्ड है, पेशेंट कुछ भी बोल रहा है, मैं तो होटल में हूँ, अपने घर में हूँ, कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो उसको 4 नंबर देंगे। देन इनएप्रोप्रिएट वर्ड, कुछ भी हमने कुछ पूछा है, पेशेंट जवाब कुछ दे रहा है, तो उसको हम 3 देते हैं। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड मतलब ऐसे साउंड मेक कर रहा है तो हम उसको 2 पॉइंट देते हैं। और कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो हम उसको 1 पॉइंट देते हैं। देन मोटर, ओबेज कमांड। ओबेज कमांड उसको बोलते हैं हाथ उठाओ, अगर उसने हाथ उठा लिया, पैर उठाओ, पैर उठा लिया, तो वो कमांड ओबे कर रहा है, उसको 6 पॉइंट देंगे। देन मूव्स टू लोकलाइज पेन, जहाँ पे दर्द कर रहे हो पेशेंट वहाँ से झटक रहा है हाथ, ठीक है, तो वो क्या है, 5 पॉइंट देते हैं। फ्लैक्स करता है पेन से अगर, तो उसको 4 पॉइंट देते हैं। एबनॉर्मल फ्लैक्शन अगर करता है तो उसको हम 3 देते हैं। एबनॉर्मल एक्सटेंशन को 2 पॉइंट देते हैं। और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको हम 1 पॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 15 रहता है और मिनिमम स्कोर रहता है 3। ये देखिए याद करने के तरीके। आई ओपनिंग आप इससे याद करिए, इस निमोनिक से। ESPN चैनल होता है ना, ESPN स्पोर्ट्स चैनल, तो ESPN E फॉर आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, S फॉर टू साउंड, P फॉर टू पेन एंड N फॉर नो रेस्पॉन्स। तो उसी तरीके से 4 3 2 1 याद हो गया। आई ओपनिंग 4 किस निमोनिक से याद रखेंगे, ESPN से याद रखेंगे। देन दूसरा हमारा है वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स जो है वो हम इस निमोनिक से, इस फिगर से याद रखने की कोशिश करेंगे। अवर कंट्री विन,
ठीक है, इस निमोनिक से याद रखेंगे वर्बल रिस्पॉन्स ओ अवर, ओ फॉर ओबेज कमांड, सी फॉर कंफ्यूज्ड, डब्ल्यू फॉर वर्ड्स बोल रहा है इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, देन आई फॉर इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड एंड एन फॉर नो रेस्पॉन्स। तो इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, आई ओपनिंग 4 है, ESPN से याद रखेंगे, वर्बल रेस्पॉन्स अवर कंट्री विन, ठीक है, अवर कंट्री विन से याद रखेंगे, देन मोटर रिस्पॉन्स याद रखेंगे हम इस निमोनिक से कांट लिव विदाउट फैंस, कांट लिव विदाउट फैंस, सी फॉर ओबे, कैन नॉट ओबे कमांड्स, ठीक है, ओबे नहीं कर रहा है कमांड्स, सॉरी सी फॉर, सी से कमांड्स एंड ओबे कमांड, ठीक है, देन एल फॉर लोकलाइज टू पेन, देन डब्ल्यू फॉर विड्रॉज टू पेन, एफ फॉर फ्लेक्शन एबनॉर्मल कॉर्टिकेट, ठीक है, इसको डिकॉर्टिकेट भी बोलते हैं हम एबनॉर्मल फ्लेक्शन को, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन को डिसेरिब्रेट, जैसे डिसेरिब्रेट में ई आता है और एक्सटेंशन में भी ई आता है, तो इस तरीके से याद करेंगे। कॉर्टिकेट बोलते हैं हम एबनॉर्मल फ्लेक्शन को, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन को हम बोलते हैं डिसेरिब्रेट, देन एन फॉर नो रेस्पॉन्स। तो इस तरीके से हम याद रखने की कोशिश करेंगे। कांट लिव विदाउट फैंस, सी फॉर कमांड्स, कमांड्स ओबे कर रहा है तो 6 पॉइंट देंगे, एल फॉर लोकलाइज टू पेन, देन डब्ल्यू फॉर विड्रॉज टू पेन, देन एफ फॉर फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट भी बोलते हैं, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन को हम बोलते हैं डिसेरिब्रेट। एक्सटेंशन में ई आता है, सेरिब्रेट में भी आता है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, और एन फॉर नो रेस्पॉन्स। तो ये 3 निमोनिक्स से हम याद रखेंगे, ESPN, आई ओपनिंग, देन दूसरा हो गया अवर कंट्री विन, देन तीसरा हो गया कांट लिव विदाउट फैंस। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हम ग्लासगो कोमा स्केल याद करेंगे। Then next is according to new biomedical waste guidelines, placenta should be discarded in which color of bag? Option A yellow, B blue, C red and D black। देखिए ब्लैक में तो क्या जाता है, जनरल वेस्ट जाता है, ठीक है, ब्लैक में हमेशा जनरल वेस्ट जाता है। ब्लू में जो होता है वो हमारी एम्प्यूल्स जाती हैं, ठीक है, ब्रोकन एम्प्यूल्स जो होती हैं, दवाइयों की शीशी वगैरह, वो सारी ब्लू में जाती हैं। रेड में हमारा सारा इन्फेक्टेड प्लास्टिक जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, हो सकता है कि कुछ दूसरी ट्यूबिंग्स वगैरह पूछ ली हों, तो वो किस में जाएंगी, रेड में जाएंगी। अब हो गया येलो, येलो में हमारा सारा जो है बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी पार्ट हुआ या फिर ब्लड स्टेन्ड ड्रेसिंग्स हुई, वो सारी जो है येलो में जाएगी। येलो में, येलो जो बैग होता है उसको क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है, तो कभी भी प्लास्टिक उसमें नहीं जाएगा। इंसिनरेट करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको एकदम से बर्न कर देते हैं। तो इसमें प्लेसेंटा जो है वो किस में जाएगा, ऑप्शन ए येलो बैग में जाएगा। किसी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आ गया है कि किस बैग में क्या जाता है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आंसर कर देंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि कोई रैट मर गया है, ठीक है, तो वो किस बैग में जाएगा, ऑब्वियसली वो किस में जाएगा, बॉडी पार्ट है, कोई भी मांस का टुकड़ा है, वो किस में जाएगा, येलो में जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ पेशेंट रिसीविंग एंटीकोएगुलेंट हिपैरिन इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड अवेलेबल एज एंटीडोट ऑफ हिपैरिन टॉक्सिसिटी। अब हिपैरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो हिपैरिन अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस केस में देते हैं। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ऑप्शन ए 120 to 140, ऑप्शन बी 80 to 120, ऑप्शन सी 140 to 200 एंड ऑप्शन डी 80 to 110। सो 110 से नीचे नीचे जनरली फास्टिंग होता है, सो ऑप्शन डी 80 to 110 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है मैं क्यों बोल रही हूँ आपको 80 to 110, कई बार यहाँ पे 70 to 110 भी यूनिट होती है, तो लेस देन 110 mg per dl इज द फास्टिंग
जो अपर लिमिट होती है 110 होती है, तो उससे नीचे जो है वो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे नीचे वो 80 से 110 वाला है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन cause of painless bright colored vaginal bleeding after 24 weeks suggest to, अगर जो है पेनलेस ब्राइट ब्लीडिंग हो रही है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी एब्रप्शो प्लेसेंटा, सी अबॉर्शन एंड डी वासा प्रीविया। जनरली प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया इज द करेक्ट आंसर। जब प्लेसेंटा प्रीविया का क्या मतलब है कि अगर मैं यूट्रस की बात करूं तो यहाँ पे जो लोअर वॉल है यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है, ठीक है, और 24 हफ्ते के बाद जैसे जैसे प्लेसेंटा का वेट बढ़ रहा है तो वो क्या होने लग जाएगा, अपनी जगह से हटना शुरू हो जाएगा। हटना शुरू हो जाएगा तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, है ना, और वो ब्लीडिंग कैसी दिखेगी, फ्रेश दिखेगी। तो जो है प्लेसेंटा प्रीविया में जब प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ने लग जाता है ज़्यादा हैवी होने की वजह से, 24 वीक्स में इनफ हैवी हो जाता है वो कि वो हो सकता है कि नीचे ग्रेविटी की पुल के कारण अपनी जगह छोड़ रहा हो, तो उस केस में ब्राइट ब्लीडिंग होगी जो कि प्लेसेंटा प्रीविया इंडिकेट करती है। सो ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया इज द करेक्ट आंसर। देन इन इंडिया व्हेन वाज JSY? JSY इज जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना JSY है। JSY कब इंट्रोड्यूस हुई थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2005 में जो है इंडिया में लॉन्च की गई थी जननी सुरक्षा योजना। इसका मोटिव था कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना है और लोगों को हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए क्या करना है, प्रमोट करना है। जननी सुरक्षा योजना में जो है हॉस्पिटल डिलीवरी पे इंसेंटिव दिया जाता है। कारण यही था कि हॉस्पिटल में आएंगी तो क्या होगा, प्रिवेंट कर सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी जो घर पे होने वाली बर्थ से हो सकती है। तो उस केस में जो है लॉन्च की गई थी 2005 में। विच इज़ द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी DPT, सी BCG एंड डी OPV। देखिए इसमें से मैंने बताया था आपको कि जो T सीरीज़ वाली वैक्सीन्स होती हैं वो हीट सेंसिटिव इतनी नहीं होती हैं, ठीक है, नॉट दैट मच हीट सेंसिटिव। लेकिन जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं, OPV हो गया, मीजल्स हो गया, दे आर वेरी हीट सेंसिटिव वैक्सीन। सो करेक्ट आंसर हेयर इज डी OPV। OPV is the most heat sensitive vaccine. Then 9th, a nursing officer noticed pus, redness, pain, swelling and hardness in wound site while changing the wound dressing, which would indicate to। अगर ये कोई भी है, पस प्रेजेंट है, पस होते ही, रेडनेस होते ही, पेन, स्वेलिंग, पस होते ही, तो आप समझ जाइए क्या चीज़ है, इन्फेक्शन है। तो देखिए इन्फेक्शन का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन्फेक्शन, बी हेमरेज, सी किलॉइड फॉर्मेशन एंड डी फाइंडिंग ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। ऑप्शन ए इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी में जो है इन्फेक्शन के केस में ही पस आता है, स्वेलिंग आती है, पेन होता है, तो ऑप्शन ए इन्फेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। Then next question is, patient is taking streptomycin medicine for active tubercular infection. Which of the following clinical finding suggest to adverse effect of streptomycin? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि स्ट्रेप्टोमाइसिन से जो है 8th क्रेनियल नर्व जो होती है उसका डैमेज होता है। 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकता है। 8th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ठीक है, वेस्टिबुलोकोक्लियर होती है। वेस्टिबुलोकोक्लियर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए। तो फिर क्या हो गया कि अगर ये डैमेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हियरिंग वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें हियरिंग का ऑप्शन, ऑप्शन ए विजुअल एक्यूटी, नेग्लेक्ट कर दीजिए, बी वॉकिंग, नेग्लेक्ट कर दीजिए, सी डिक्रीजिंग हियरिंग एक्यूटी। यस ऑब्वियसली हियरिंग जो है, क्योंकि 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है जो हियरिंग के साथ हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सी डिक्रीजिंग हियरिंग इक्विटी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ये वाली परेशानी आ सकती है। दूसरा एक पूछते हैं कि रिफेम्पिसिन अगर पेशेंट लेता है, ठीक है, रिफेम्पिसिन की नॉर्मल फाइंडिंग होती है कि उससे यूरिन का कलर जो है
ऑरेंज ऑरेंज रेड हो सकता है, तो पेशेंट को क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल बेस पे कि पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले रहा है और उसका यूरिन का कलर ऐसा ऐसा हो गया है, तो हम पेशेंट को क्या कहेंगे? पेशेंट को कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले रहे हैं उनमें एक ड्रग है रिफैम्पिसिन, जो कि आप खाली पेट लेते हैं, जिससे कि यूरिन का कलर चेंज होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड क्वारंटीन इज वाइडली यूज्ड इन प्रेजेंट सिनेरियो ड्यूरिंग पेंडेमिक कोविड-19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टू डिस्क्राइब बोथ द टर्म्स? आइसोलेशन और क्वारंटीन, देखिए आइसोलेशन उनको किया जाता था जो खुद इन्फेक्टेड होते थे, और क्वारंटीन का मतलब होता है कि जो उनके कांटेक्ट में आए उनको अलग रखा गया है। क्वारंटीन जो वर्ड है, क्वारंटीन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कि मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है कि जब डिजीज़ अपना फर्स्ट सिम्टम दिखाती है, ठीक है, तो कोई डिजीज़ का जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होगा, लेट अस से कि कोविड-19 का ही मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड माना गया 14 दिन, कि 14 दिन में मैक्सिमम वो अपने साइन एंड सिम्टम दिखा देगा। तो कोई ऐसा बंदा जो कांटेक्ट में आया है पॉजिटिव वाले के, तो उसको 14 दिन के लिए क्या कर देना है? क्वारंटीन कर देना है, ताकि वो दूसरों को ना फैलाए। तो अगर उसको हुआ होगा इन्फेक्शन, तो वो उन 14 दिनों में सिम्टम दिखा देगा, क्योंकि वो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है डिजीज़ का। अगर नहीं हुआ होगा तो वो हेल्दी रहेगा, उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं क्वारंटीन फैसिलिटी से। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे क्वारंटीन इज बोथ फॉर इन्फेक्टेड पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम हाई इन्फेक्टेड एरिया टू लो इन्फेक्टेड। ये इन्फेक्टेड पीपल्स के लिए नहीं है, तो ऑप्शन ए को हम नेग्लेक्ट करेंगे। बी, आइसोलेशन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल हु ट्रेवल्स फ्रॉम हाई इन्फेक्टेड टू लो इन्फेक्टेड एरिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हाई इन्फेक्टेड से लो इन्फेक्टेड से, चाहे वो किसी भी एरिया से ट्रैवल किए हों, अगर उनको इन्फेक्शन है तो वो आइसोलेट होंगे, तो ये रॉन्ग है। सी, आइसोलेशन इज फॉर हेल्दी पीपल। नो, आइसोलेशन हेल्दी पीपल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी, क्वारंटीन इज फॉर हेल्दी पीपल हु आर इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड वन। यस, मैंने बताया आपको कि क्वारंटीन उन लोगों को किया गया था जो कि किसी के जो इन्फेक्टेड लोग थे उनके कॉन्टैक्ट में आए हों। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज यूज्ड फॉर एमरजेंसी केसेस इन ट्राइएज सिस्टम? ट्राइएज क्या है कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए कलर कोडेड चीज़ें बनाई गई थी। लेट अस से कि कोई बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से आदमी को जल्दी बचाना है, किसको हम वेट कर सकते हैं, उस हिसाब से वो सारी प्रिपेयर्डनेस के लिए ट्रायल सिस्टम हम बोलते हैं। तो यहाँ रेड होता है एमरजेंट, ठीक है, अर्जेंट या एमरजेंट आप बोल सकते हैं कि एकदम से बचाने वाले जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में उनको फटाफट वहाँ से निकालिए, तो वो होंगे, रेड कलर यूज़ होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लू इसमें होता ही नहीं है ट्राइएज में। ग्रीन कलर होता है कि पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल है, वेट कर सकता है, ठीक है, उसको हेल्थ फैसिलिटी में ले जाने तक जो है वो पेशेंट थोड़ा वेट कर सकता है। ब्लैक जो है वो किसके लिए? डेड के लिए होता है। एक और इसमें होता है येलो। रेड होता है एमरजेंट, तो येलो होता है कि हम रेड वाले कैटेगरी के पेशेंट्स को हटाने के बाद येलो वाले जो ज़्यादा जिनको चोट लगी है लेकिन थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं उनको हटाएंगे। उसके बाद ग्रीन आता है और उसके बाद ब्लैक आता है। ब्लैक जो है डेड वाले हैं तो उनको तो हम सबसे बाद में भी हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है ट्राइएज सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट या अर्जेंट होता है इसमें रेड कलर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूडी? आईयूडी क्या है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर्टी वगैरह को बोलते हैं। ऑप्शन ए अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग, बी मल्टीपल प्रेगनेंसी, सी लैक्टेटिंग एंड डी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। सो ऑप्शन ए अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग। अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग का क्या मतलब है? कोई कैंसरस कंडीशन भी हो सकती है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है जिसको पहले रूल आउट करना जरूरी है कॉपर्टी इंसर्शन से पहले। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इस कंडीशन में कॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बाकी तीनों कंडीशंस में कॉपर्टी लग सकती है। देन अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 150 to
divided by 86 mmHg. What is the pulse pressure? पल्स प्रेशर का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। तो यहाँ पे सिस्टोलिक है 152 माइनस 66। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 66 इज़ द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला होता है, कोई भी आपको बीपी दिया हो आप सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक माइनस कर दीजिए, वो आपका पेशेंट का पल्स प्रेशर आ जाता है। दूसरी चीज़ पूछ लेते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डायस्टोलिक है यहाँ पे 86 प्लस 1/3, सिस्टोलिक है 152 माइनस 86। तो ये कितना हो गया 66। तो आप इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा वो हो गया मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो अगर आपसे मीन आर्टेरियल प्रेशर भी पूछते हैं तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और अगर आपसे पल्स प्रेशर पूछते हैं तो सिंपल ये फॉर्मूला है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। इससे अब माइनस किया हमने तो 66 आंसर आया। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज केप्ट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखनी है? टी सीरीज़ वाली वैक्सीन कोई भी नहीं रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टीटी नहीं है, डीपीटी नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, बच गई क्या मीजल्स, जो कि एक हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो उसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर रिमूवल ऑफ एनजी ट्यूब इट कैन बी डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग। मैंने आपको बताया था तब कि कौन ट्यूबिंग्स कौन से कलर के बैग में जाती है, रेड कलर के बैग में जाती है आफ्टर कटिंग। सो ऑप्शन ए रेड इज़ द करेक्ट आंसर। Which number of catheter is used in young female client? Young female client है, ठीक है, उसमें जो है यूरिनरी ओपनिंग के लिए हम कौन सा कैथेटर यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए 12 to 14 फ्रेंच यूज़ करते हैं, जो कि 12 फ्रेंच वाइट कलर का, 14 ग्रीन कलर का होता है। तो इनमें से कोई भी जो है यूज़ करते हैं हम 12 से 14 फ्रेंच के बीच का कैथेटर यंग फीमेल क्लाइंट के लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन मेनिया एक्सेप्ट। इनमें से मेनिया में कौन सा ड्रग नहीं यूज़ करते हैं? ए लिथियम, बी सर्टेलिन, सी हेलोपेरिडोल एंड डी कार्बामेज़ेपिन। सो यहाँ पे एक ये बी सर्टेलिन, ये SSRI है जो डिप्रेशन के केस में यूज़ करते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टिव इनहिबिटर। ये डिप्रेशन में यूज़ होता है, तो ये मेनिया में यूज़ नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों ड्रग्स मेनिया में यूज़ होते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, इवन डेथ भी कॉज हो सकती है इससे। देखिए क्या होता है, अगर मैं ये बोन की बात करूँ, फैट एम्बोलिज्म बताती हूँ आपको। जो बोन के जो यंग लोग हैं उनकी जो बोन होती है ना, उसमें जो फैट एम्ब्यूल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रेक आ गया, टूट गई बोन, तो ये जो है फैट कहाँ आ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में निकल के आ जाएंगे, और ब्लड स्ट्रीम में आके इनके छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? एम्बोलिज्म बन जाएंगे। एम्बोलिज्म जो है ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेंगे, कहाँ पे? ये हमारे कार्डियक चैम्बर में, हार्ट में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, हार्ट में ट्रेवल करके किसी भी वेन में फंस गए और क्या कर दिया, एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट, डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो जो फ्रैक्चर होता है, इसलिए बोलते हैं कि फ्रैक्चर होने के बाद क्या नहीं करना, ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करना है। मोबिलाइज होगा तो क्या होगा, ये एम्बोलिज्म के बाहर निकलने का चांस ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि फैट एम्बोलिज्म जो है सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है 24 घंटे के अंदर, जिसको हमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। सो ऑप्शन बी फैट एम्बोलिज्म इज द करेक्ट आंसर। Then next is patient having active infection of HIV, Montauk's test is performed. Which diameter of endurance is positive or active infection? ठीक है, यहाँ पे Montauk's टेस्ट में क्या है, 0.1 ml PPD देते हैं, प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव देते हैं, और रूट क्या होता है, ID इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। और उसको कब हम नोटिस करते हैं? मोर देन 72 आवर्स। मैंने 3 चीज़ बोली कि एक तो इंजेक्शन में क्या देते हैं, PPD देते हैं, प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव कितना देते हैं, 0.1 ml देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। और फिर जो दिया है उसको सर्कल करके रख देंगे, और 3 दिन के बाद, 72 घंटे के बाद उसको नोटिस करते हैं।
अगर मोर देन 5 mm आ रहा है तो वो क्या है, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है। तो यहाँ पे जो है उसके नियर कौन सा ऑप्शन है, 7 mm इज द नियर बाय ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In tuberculin skin test, a standard substance purified derivative can be injected via, मैंने अभी अभी बताया आपको कैसे, इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट करते हैं। B is the correct answer. Then next is tuberculin skin test endurance और result interpretation should be done. अब वो भी अभी अभी बताया कि कब हम देखते हैं, मोर जो है आफ्टर 72 आवर्स, ठीक है, तो मोर देन 72 आवर्स में हम इसको देखते हैं। The next is a physician prescribed an iron injection to the patient on duty officer. Which technique would be better applied to prevent backflow of the injection? Option A, literally pull the skin and prick the needle. B, using Z-track technique. C, inject the injection in gluteal region, and D, in deltoid muscle. जो आयरन इंजेक्शन होता है उसमें याद रखिए हमेशा जेट ट्रैक टेक्निक से हम देते हैं हमेशा, ताकि जो उसकी बैक फ्लो है वो ना हो और बेटर एब्जॉर्प्शन हो। जेड ट्रैक टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहले स्किन को पुल कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें इंजेक्शन देना है उसको बैक साइड पुल कर लेंगे, और जब 90 डिग्री पे निडल हम लगा के उसको इंजेक्ट करके एकदम से स्किन छोड़ देते हैं ताकि उसके ऊपर लेयर बन जाए, ठीक है, और वो वहाँ पे जो है फिक्स हो जाए इंजेक्शन। तो ये जेड ट्रैक टेक्निक होती है और ये जनरली हम आयरन इंजेक्शंस में देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूजुअल एंगल बिटवीन निडल एंड सरफेस ओ इन आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर, 90 डिग्री पे देते हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 45 डिग्री पे हम देते हैं सबक्यूटेनियस, एंड 15 डिग्री पे हम देते हैं इंट्राडर्मल। तो हमारा जो इंट्रामस्कुलर है वो सी 90 डिग्री पे देते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिब्यूल और एंटीरियर वजाइनल वॉल इज विजिबल एट विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज, जो है यहाँ पे कौन सा साइन होता है, इसको बोलते हैं चैडविक साइन। चैडविक साइन को हम जैक्विमर साइन भी बोलते हैं। इसमें जो है वजाइनल वॉल ब्लूइश हो जाती है, ये एक प्रेगनेंसी का पॉजिटिव सिम्टम होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि जैक्विमर साइन है। The next is which of the following test should be done to check ulnar circulation of hand before performing arterial catheterization? Option A, Allen's test, B, modify Allen's test, C, Schick's test, and D, Braden scale. ऑप्शन ए एलेंस टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। एलेंस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को बोलते हैं मुट्ठी बंद कर लो, मुट्ठी बंद करने के बाद जो उसकी एलन आर्टरी होती है उसको हम प्रेस करके रखते हैं और फिर एलन आर्टरी को भी छोड़ देते हैं और मुट्ठी भी खुलवाते हैं। फिर देखते हैं कि जो हाथ को पैलर हो गया था, पीला हो गया था, उसको रुब्रा रेड होने में कितना टाइम लगता है। जनरली लेस देन 3 सेकेंड्स लगनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो ठीक है, ठीक है। तो एलन टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, और पॉजिटिव एलन टेस्ट का मतलब है कि जो है वो मोर देन 3 सेकेंड्स ले रहा है, तो उस केस में हम आर्टेरियल कैथेटराइजेशन परफॉर्म करना है नहीं करना है उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो वो ऑप्शन ए एलेंस टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। शिक्स टेस्ट हम करते हैं डिप्थीरिया के केस में, डिप्थीरिया में होता है शिक्स टेस्ट। और ब्रेडन स्केल हम जनरली जो बेड सोर्स हो जाते हैं उन केसेस में हम ब्रेडन स्केल्स से हम असेस करते हैं, ठीक है। तो बेड सोर्स से एसोसिएटेड है ब्रेडन स्केल, और शिक्स टेस्ट डिप्थीरिया से एसोसिएटेड है। एलेंस टेस्ट जो है वो आर्टेरियल कैथेटराइजेशन, ए फॉर आर्टेरियल कैथेटराइजेशन, ए फॉर एलेंस टेस्ट। The next is patient came with head injury in emergency department. Initial assessment of the pain, a patient was eye opening with pain, ठीक है, मैंने बताया था ESPN, ठीक है, आई ओपनिंग वाला हमने इससे याद किया था ESPN से। तो विद पेन खोल रहा है, तो क्या स्कोर है इसका 2। रिपीटेटिव मूवमेंट्स विद विड्रॉल फ्रॉम पेन, ठीक है,
विड्रॉल फ्रॉम पेन है, इस मोटर वाला मैंने क्या बताया था, कांट लिव विदाउट फैंस, मोटर वाले की यही निमोनिक्स बताई थी, ठीक है। तो विड्रॉल W, विड्रॉल फ्रॉम पेन 6-5-4, तो यहाँ पे 4 स्कोर इसका है विड्रॉल फ्रॉम पेन का। देन नेक्स्ट लिथार्जिक एंड कंफ्यूज, लिथार्जिक एंड कंफ्यूज क्या है, आवर कंट्री विन, इस चीज से बताया था मैंने वर्बल वाला, ठीक है। तो सी कंफ्यूज्ड, ठीक है, और तो क्या था, ओबे कमांड था, एंड सी कंफ्यूज्ड था, तो कंफ्यूज्ड था तो कितना स्कोर था, ओबे कमांड कंफ्यूज्ड, ये 5 पॉइंट का स्कोर था, तो यहाँ पे इसको भी 4 पॉइंट दिए थे कंफ्यूज्ड वाले को, तो 4 + 4 + 2 कितने हो गए, 10। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको ग्लासको कोमा स्केल याद करना पड़ेगा। ग्लासको कोमा स्केल मैंने पहले बताया कैसे याद करना है, उसी से मैंने अभी याद किया कि क्या क्या स्कोर दिया गया, तो ये टोटल स्कोर कितना बना, 10 बना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी स्टरलाइज्ड बाय, हालांकि आजकल ये स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी, तो ऐसे चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए रेडिएशन का यूज़ करते हैं, जहाँ प्लास्टिक ट्यूबिंग्स वगैरह की बात आती है। सो ऑप्शन बी यूवी रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी गिवन सून आफ्टर बर्थ, सून आफ्टर बर्थ जो है कौन सी वैक्सीन देते हैं, एक तो BCG देते हैं, हेपेटाइटिस B देते हैं। अगर दोनों ही ऑप्शन में हैं तो देखना है, BCG तो हम कब तक दे सकते हैं, 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस B हमें कब तक देना है, 24 घंटे ऑफ द बर्थ में देना ही देना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि हेपेटाइटिस B हम देंगे सून आफ्टर बर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट वर्सनिंग कंडीशन ऑफ डेंगू, सीवियर एब्डोमिनल पेन एक्सेप्ट पूछा गया है, persistent vomiting, high grade fever and blood in vomit or stool एक्सेप्ट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं होता। जब डेंगू फीवर जो है क्या होता है, वर्सन करता है, तो स्प्लीनोमेगैली वगैरह हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन भी सीवियर होगा, ब्लड भी हो सकता है वोमिटिंग में, परसिस्टेंट वोमिटिंग भी हो सकते हैं। सिर्फ हाई ग्रेड फीवर इसमें नहीं होता, हाई ग्रेड फीवर तो जनरली डेंगू में हो जाता है, तो वर्सनिंग वाली कंडीशन में नहीं बोलेंगे कि वर्सन हो गया है तो हो गया है, वो तो पहले से ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हाई ग्रेड फीवर। देन नेक्स्ट इज पेशेंट डेवलप्ड परनीशियस अनीमिया आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टमी, टोटल गैस्ट्रेक्टमी मतलब स्टमक ही रिमूव कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन वुड बी prescribed to prevent complication, option A daily iron supplement, B folic acid, C lifelong administration of oral intrinsic factor and D lifelong administration of vitamin B12 injection। देखिए परनीशियस अनीमिया क्या होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं परनीशियस अनीमिया है। अब क्या हुआ है कि गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ठीक है, स्टमक रिमूव कर दिया है, तो विटामिन B12 तो क्या ही नहीं होगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा विटामिन B12, तो शरीर में कमी हो जाएगी, तो हमें सीधा क्या देना पड़ेगा, विटामिन B12 के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर हमें उस केस में देना पड़ता कि जहाँ पे विटामिन B12 तो हो रहा है लेकिन वो क्या नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे अगर वो स्टमक होता तो हम इंट्रिंसिक फैक्टर दे देते, ठीक है, कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन यहाँ तो स्टमक ही नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब होके जाएगा कहाँ, तो इसलिए हमें सीधा ही लाइफ लॉन्ग क्या देने पड़ते हैं ऐसे पेशेंट को जिनकी गैस्ट्रेक्टमी होती है, विटामिन B12 की इंजेक्शन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, B12 के इंजेक्शन हमें लाइफ लॉन्ग देने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट इज अ पेशेंट टिटनी लाइक स्पाज्म इज सीन, what are the which are caused by due to imbalance of which electrolyte। टिटनी जो है वो स्पाज्म होते हैं जो कि कैल्शियम की कमी से होते हैं, तो जब कैल्शियम लेवल लो हो जाता है उस केस में जनरली स्पाज्म देखने को मिलते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया इज द करेक्ट आंसर, सी। देन
33. Next question is a diabetic mother born a baby with weight 3.8 kg. कौन सी फाइंडिंग बच्चे में देखने को मिल सकती है? जनरली हम क्या सोचते हैं कि मदर को हाइपरग्लाइसीमिया तो बच्चे को भी होगा. नहीं, यहाँ पे बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होगा. क्यों होगा? क्योंकि माँ को हाइपरग्लाइसीमिया था तो मदर की बॉडी को कंपनसेट करने के लिए जो इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उस इंसुलिन लेवल ने बच्चे पे क्या फ़र्क डाला होगा कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से बच्चे का ग्लूकोज कम हो गया होगा, जिसकी वजह से उसको वो कहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है. तो बेबी को क्या हो सकता है? ए, हाइपोग्लाइसीमिया. नेक्स्ट इज विच गॉज नीडल इज यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ए 18, बी 20, सी 22, डी 24. अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है तो जिसका बिवल मोटा होगा, मोटी वाली नीडल यूज होगी. तो यहाँ सबसे मोटी नीडल है ए 18 गोज, जो कि कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की. इसके अलावा 16 गोज नीडल भी कई बार यूज़ कर लेते हैं जो कि ग्रे कलर की होती है. 20 गोज हम जनरली एंटीबायोटिक्स जब देते हैं तो उस केस में यूज़ करते हैं एंड इसका कलर होता है पिंक कलर की, ये नीडल है. देन 22 गोज हम जनरली कोई भी आईवी ड्रग्स देने के लिए यूज़ कर लेते हैं और जिनकी वेन्स पतली होती हैं, नहीं मिलती हैं, वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. ये होती है ब्लू कलर की. और 24 जो है वो येलो कलर की ये नीडल होती है. तो वो बच्चों में हम यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए. 18 गोज ग्रीन कलर की नीडल यूज. देन नेक्स्ट इज HPV वैक्सीनेशन शेड्यूल इन द एडोलेसेंट गर्ल्स इज. कब देनी चाहिए? जनरली 3 डोजेज में देते हैं, जैसे एक आज दे दी, एक 2 महीने बाद दे दी और दूसरी 6 महीने बाद दे दी. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ये HPV शेड्यूल है जो कि वैक्सीन दी जाती है जनरली सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए. ये जो है फर्स्ट वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी इंडिया में. इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस की थी. नेक्स्ट इज एक पेशेंट है नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट नहीं हो रही है बजाय कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी. इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर उसके हस्बैंड से चाइल्डहुड हिस्ट्री लेता है. कौन सी फाइंडिंग है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है? ऑप्शन ए मीजल्स, बी मम्स, सी रुबेला, डी टेटनस. अगर बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन याद रखें तो मम्स में क्या होता है? ऑर्चाइटिस होता है जो कि क्या है? स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस, जिसके कारण हो सकता है कि ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी को लीड कर दे. तो कौन सी इनमें से बीमारी की कॉम्प्लिकेशन है? ऑर्चाइटिस. बी मम्स की. सो ऑप्शन बी मम्स इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज बाय द यूज ऑफ वेलेस रूल ऑफ 9 विच पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड इन बर्न पेशेंट. वेलेस से घबराना नहीं है, वेलेस वही है जो जर्नली रूल ऑफ 9 हम याद करते हैं. रूल ऑफ 9 किस चीज़ को देखने के लिए होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया जल गया है. सो यहाँ पे देखिए डेप्थ देखने के लिए ये नहीं होता है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया देखने के लिए नहीं होता है, कितने फ्लूइड देना है वो देखने के लिए नहीं होता है, एस्टिमेटेड बर्न सरफेस एरिया परसेंटेज देखने के लिए होता है. ठीक है, तो ये वेलेस रूल है. वेलेस रूल में हम कैसे करते हैं कि फेस और नेक को कितना परसेंटेज देते हैं? 9% देते हैं. दोनों आर्म्स को हम कितना देते हैं? 9% देते हैं. देन पूरा एंटीरियर पार्ट को 18, पोस्टीरियर को 18 देते हैं और लेग्स को दोनों को 18 देते हैं और जेनिटल्स को हम 1% देते हैं. इस तरीके से 100% ये हो गया है. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पेशेंट का फलाना फलाना भाग जल गया है तो इस कितने परसेंटेज जो है बॉडी बर्न हुई है. ये देखिए मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. फेस एंड नेक कितना परसेंट? 9% हम देते हैं. देन बोथ आर्म्स 9% ईच. ठीक है, उसके बाद एंटीरियर पार्ट हम कितना परसेंटेज देते हैं? 18. पोस्टीरियर को 18. both legs 18% each and then genitalia
1%। इस तरीके से हम पूरा रूल ऑफ 9 को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज a patient is diagnosed with left-sided heart failure. Which of the following data suggests to the diagnosis? A. Sarcal edema, B. Proximal noctural dyspnea, C. Jugular vein distension and D. Peripheral edema. लेफ्ट-साइडेड हार्ट फेलियर है, ठीक है। लेफ्ट-साइडेड हार्ट फेलियर में मेनली होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, नॉक्चुरल रात को जो है डिस्निक एपिसोड्स होते हैं। सो बी प्रॉक्सिमल डिस्निया इज द करेक्ट आंसर। प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया इज द करेक्ट आंसर। जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें जुगुलर वेन डिस्टेंशन, एडीमा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेफ्ट साइडेड में मेन फीचर होता है इसका नॉक्चुरल डिस्निया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40th question. A 19 months baby visited to pediatric clinic with the parent. On the examination table which clinical finding is normal? ऑप्शन ए एंटीरियर फोंटेनल बंद है, पोस्टीरियर खुला हुआ है। दोनों फोंटेनल क्लोज हैं, एंटीरियर ओपन है, पोस्टीरियर भी ओपन है। या फिर एंटीरियर फोंटेनल संकन है, डीप है, और पोस्टीरियर फोंटेनल क्लोज्ड है। सो 19 महीने का बच्चा है। दो फोंटेनल्स की बात करें तो एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर को हम क्या बोलते हैं? ब्रैगमा भी बोलते हैं। याद रखेंगे ए के बाद क्या आता है? बी आता है, तो ए के बाद एंटीरियर, बी ब्रैगमा, तो इसको ब्रैगमा भी बोलते हैं और ये डायमंड शेप का होता है, ठीक है। देन पोस्टीरियर फोंटेनल को हम लैम्डा भी बोलते हैं और ये जनरली ट्रायंगुलर शेप का होता है। पोस्टीरियर एंटीरियर फोंटेनल है वो 1.5 साल में क्लोज होता है और पोस्टीरियर फोंटेनल 1.5 महीने में, ठीक है, यानी 6 वीक्स में ये क्लोज हो जाता है। और जो एंटीरियर फोंटेनल है वो 18 वीक्स तक क्लोज हो जाता है, 18 मंथ्स तक, 1.5 साल तक। तो यहाँ पे 19 मंथ का बेबी है, जनरली दोनों ही क्लोज हो जाने चाहिए। तो नॉर्मल फाइंडिंग क्या होगी? बी होगी, क्लोज्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनल। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन आफ्टर लंबर पंचर। लंबर पंचर किया है, ठीक है। लंबर पंचर के बाद पेशेंट को क्या करना है? सुपाइन लेटना होता है 24 घंटे के लिए कम से कम। सर नहीं उठाना है, सर उठाने से क्या हो जाएगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि नॉर्मल रेंज कितनी है? 5 से 15 होती है, बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या हो सकता है? कोई भी ब्रेन इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्रेन हर्निएशन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? सुपाइन और फ्लैट पोजीशन देते हैं, जिससे कि हेडेक वगैरह को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। हेडेक भी किससे हो जाएगा? इंक्रीज्ड आईसीपी से हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लैट और सुपाइन पोजीशन दी जाती है। लंबर पंचर हो रहा है, कौन सी पोजीशन देनी है? लंबर पंचर के दौरान हम कौन सी पोजीशन देते हैं? जनरली सी शेप्ड या फिर फीटल पोजीशन। बच्चा ऐसे लेटा रहता है ना अपने हाथ पैर मोड़ के, तो उसको हम फीटल पोजीशन बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी पोजीशन, दोनों एक के ही नाम है, वो देनी होती है। तो ऑप्शन ए पेशेंट लेग्स फ्लेक्स्ड, नीज आर टच्ड ऑन एब्डोमेन और हेड फ्लेक्स करना है, चिन टच्ड ऑन चेस्ट। ये वाली पोजीशन कौन सी है? फीटल पोजीशन है ये, ठीक है, कि जो गर्दन है वो चेस्ट पे टच हो रही है, जो नी है वो फ्लैक्स होके चेस्ट तक आ रहे हैं। तो एक सी शेप कर्व बन गई है पीछे से लंबर पंचर के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन्फेंट है बेस्ट साइट फॉर आईएम इंजेक्शन। इन्फेंट्स जो होती हैं उनकी एक ही साइट अच्छे से डेवलप्ड होती है, वो है वास्टस लैटरलिस, जो थाई में प्रेजेंट होती है। तो वहीं पे मोस्टली आईएम इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सो ऑप्शन सी वास्टस लैटरलिस इज द करेक्ट आंसर। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री एक्सेप्ट। एज डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, और बॉडी मास इंडेक्स होता है, और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, ये होते हैं एज स्पेसिफिक। बाकी जो है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस हो गया, अपर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, लोअर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ये सारे एज डिपेंडेंट फैक्टर नहीं होते, एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ये होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से ये है एज डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, दीज आर एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट फैक्टर्स।
The next is there are all components included in physical quality of life index, that is PQLI, except physical quality of life index में 3 फैक्टर्स होते हैं, mortality rate, life expectancy और literacy rate. Per capita income is not included in physical quantity of life index. So option D is the correct answer. Question number 46. In which of the following options choose the right answer for 4A's? ये कॉन्सेप्ट जो है ये ब्लूअर ने दिया था, 4 एज बताए थे, ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन ए एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवैलेंस एंड ऑटिज्म. सो सिजोफ्रेनिया में होती है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, 2 चीज़ों को एसोसिएट नहीं कर पाता है पेशेंट. अफेक्ट जो है उसका ब्लंट हो जाता है, फेस पे कोई भी जो है एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं चीज़ों को लेके. एम्बिवैलेंस हो जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है, ठीक है. ऑटिज्म में रहता है पेशेंट. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवैलेंस एंड ऑटिज्म, ये 4 एज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिजोफ्रेनिया के 4 सिम्टम्स होते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया इनको कह सकते हैं. और इसका कॉन्सेप्ट जो है यूगेन ब्लूअर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि 4 एज कौन से हैं सिजोफ्रेनिया के. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. थीम नेशनल इंटरनेशनल नर्सेज डे की क्या थी? इस बार थीम थी अवर नर्सेज अवर फ्यूचर. ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, वहाँ 2022 की थीम पूछी गई थी. तो आप जो है इससे रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, पिछले 1-2 साल की थीम्स. जो इस साल 2023 की थीम थी दैट इज़ अवर नर्सेज अवर फ्यूचर. विच ऑफ द टाइप बैंडेज इज़ यूज इन एंकल इंजरी? एंकल इंजरी होती है स्पाइरल जो है फिगर ऑफ 8 बैंडेज जो है एंकल हो गया हमारा, या फिर हमारी एल्बो होगी, यहाँ पे फिगर ऑफ 8 बैंडेज जो है यूज़ होती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फिगर 8 बैंडेज. देन अ नर्स नोज दैट अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ कॉपर-टी, कॉपर-टी की ड्यूरेशन है नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम में जो कॉपर-टी 380 आ रही है वो 10 ईयर ड्यूरेशन की आ रही है. सो ऑप्शन डी 10 ईयर इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच डाइट शुड बी अवॉइड इन एक्यूट रीनल फेलियर? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन. प्रोटीन डाइट जो है वो किडनी फेलियर में नहीं देते हैं, क्योंकि प्रोटीन एक्सक्रीशन जो है वो किडनी नहीं कर पाती है, और जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है अमोनिया हो गया और जो भी यूरिक एसिड है, जो भी उसका बाय प्रोडक्ट है वो किडनी एक्यूमुलेट होके और डैमेज कर सकती है. सो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोटीन को अवॉइड करना है. दीज वर द 50 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं. मैंने रैशनल के साथ आपको समझाया है. आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसकी रैशनल को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल भी दी गई है तो आप कर पाएँ उन क्वेश्चंस को. अब हम लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए. वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.